हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग एसबीआई के बारे में देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद और 7वीं भारतीय कंपनी बन गई। कंपनी के प्रकार जो है सार्वजनिक है, कारोबार बीएसई और एनएसई है। आईएसआईएन उद्योग जो है बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार और समृद्ध उद्योग स्थापित किया गया कलकत्ता में। इसका जो मुख्यालय है कॉर्पोरेट सेंटर मेडमाकमा रोड, मुंबई। प्रमुख लोग जो हैं इसमें दिनेश कुमार खारा जो अध्यक्ष हैं। इनका काम जो है ऋण, क्रेडिट कार्ड, बचत, निवेश के साधन, एसबीआई, लाइफ बीमा आदि। आय जो है 5.25 लाख करोड़, शुद्ध आय 10.484 करोड़ 2017 की है। 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 वर्ष के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तथा बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय शाही में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली बार पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई जिसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कारोबार सिर्फ शहरों तक सीमित था, अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को जिसका लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.58% है। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल कार्यालय थे जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं, 3 स्थानीय मुख्यालय शामिल थी जो इंपीरियल बैंक के मुख्यालयों को बनाया गया था। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ हैं जबकि वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर 2 रुपये से 2000 तक का नोट का निगमन करती है जबकि 1 रुपये का नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का पुनर्भाव 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक बैंक एवं वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक अनुसूचित बैंक, अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूंजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1847 को की गई। ये तीनों बैंक 27 जनवरी 1921 को उनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शिखर पर रहा। मूलतः एंग्लो इंडियन द्वारा सृजित तीनों प्रेसिडेंसी बैंक सरकार को वित्त उपलब्ध कराने की बाध्यता अथवा स्थानीय यूरोपीय वाणिज्य आवश्यकताओं के चलते अस्तित्व में आए, न कि किसी बाहरी दबाव के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए इनकी स्थापना की गई परंतु उनका पुनर्भाव यूरोप तथा इंग्लैंड में हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उभरे विचारों तथा स्थानीय व्यापारिक परिवेश व यूरोपीय अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े और विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में हो रहे परिवर्तन से प्रभावित था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ ही भारत में सीमित दायित्व संयुक्त पूंजी बैंकिंग का आगमन हुआ। बैंकिंग क्षेत्र में इस प्रकार का नया प्रयोग किया गया। बैंक ऑफ बंगाल को मुद्रा जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। यह नोट कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक राजस्व के भुगतान के लिए स्वीकार किए जाते थे। नोट जारी करने का अधिकार न केवल बैंक ऑफ बंगाल के महत्वपूर्ण था अपितु उसके सहयोगी बैंक ऑफ बॉम्बे तथा मद्रास के लिए भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण था। अर्थात इससे बैंकों की पूंजी बढ़ी, ऐसी पूंजी जिस पर मालिकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता था। जमा बैंकिंग अवधारणा भी एक नया कदम था क्योंकि देसी बैंकरों द्वारा भारत के अधिकांश प्रांतों में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु राशि स्वीकार करने का प्रचलन
एक आम आदमी की आदत नहीं बन पाई थी, परंतु एक लंबे समय तक, विशेषकर उस समय जबकि तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार नहीं था। बैंक नोट तथा सरकारी जमा राशियों के अधिकांशतः बैंकों के निवेश योग्य साधन थे। तीनों बैंक रॉयल चार्टर के दायरे में कार्य करते थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाता था। प्रत्येक चार्टर में शेयर पूंजी का प्रावधान था, जिसमें से 5/4 निजी तौर पर दी जाती थी और शेष पर प्रांतीय सरकार का स्वामित्व होता था। प्रत्येक बैंक के कामकाज की देखरेख करने वाले बोर्ड के सदस्य ज़्यादातर स्त्वधारी निर्देशक हुआ करते थे, जो भारत में स्थित बड़ी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी गृहों का प्रतिनिधित्व करते थे। शेष सदस्य सरकार द्वारा नामित प्राय सरकारी कर्मचारी होते थे, जिनमें से एक का बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता था। प्रारंभ में बैंकों का व्यवसाय बट्टे पर विनिमय, बिल अथवा अन्य पराक्रम, निजी प्रतिभूतियों को भुनाना, रोकड़ों खातों का रख रखाव तथा जमा राशि प्राप्त करना और नकदी नोट जारी और प्रचलित करना था। 1 लाख रुपए का ही तक ही ऋण दिए जाते थे तथा निभाव अवधि केवल 3 माह तक होती थी। ऐसे ऋणों के लिए जमानत सार्वजनिक प्रतिभूतियां होती थी, जिन्हें सामान्यतः कंपनी पेपर, बुलियन, कोष प्लेट, हरे जोरात अथवा नष्ट नहीं होने वाले वस्तु कहा जाता था तथा 12% से अधिक ब्याज नहीं लगाया जा सकता था। अफीम, नील, नमक, ऊनी कपड़े, सूत से बनी वस्तुएं, सूत काटने की मशीन तथा रेशमी सामान आदि के बदले ऋण दिए जाते थे, परंतु नकदी ऋण के माध्यम से बीच में तेजी केवल 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुई। सभी वस्तुएं, जिनमें चाय, चीनी तथा पटसन, बैंक में गिरवी अथवा स्टीबद्ध रखा गया था, जिनका वित्त पोषण बाद में प्रारंभ हुआ। मांग वचन पत्र उधारकर्ता द्वारा गारंटीकर्ता के पक्ष में जारी किए गए थे, जो बाद में बैंक को पिष्ट अंकित कर दिए जाते थे। बैंकों के शेयरों पर अथवा बंधक बनाए गए गृहों, भूमि अथवा वास्तविक संपत्ति पर उधार देना वर्जित था। कंपनी पेपर जमा करके उधार लेने वाले में उधारकर्ता मुख्यतः भारतीय थे, जबकि निजी एवं वेतन बिलों पर बट्टे के व्यवसाय पर मूल रूप से यूरोपीय नागरिकों तथा उनकी भागीदारी संस्थाओं का लगभग एकाधिकार था। परंतु जहां तक सरकार का संबंध है, इन तीनों बैंकों का मुख्य कार्य समय समय पर ऋण जुटाने में सरकार की सहायता करना और सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता प्रदान करना था। बैंक ऑफ बंगाल, बम्बई तथा मद्रास के प्रचलन की शर्तों में 1860 के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंकों को दिया गया था तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमा राशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व दिया जहां बैंक अपनी शाखा खोलने वाले हो। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी, सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिर्जापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास, जबकि उनके संविधान के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राज्य कोष में जमा राशियों का बिना रोक टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला, तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएं खोलना आरंभ कर दिया गया। सन 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएं अभिकरण व उपकरणों से देश के प्रमुख क्षेत्रों तक भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रों में अपना विस्तार कर लिया गया। बैंक ऑफ बंगाल के 18 शाखाएं थी, जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएं तथा उप विकरण शामिल है, जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएं। 1 मई 1876 से लागू प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट के द्वारा व्यवसाय पर एक समान प्रतिबंधों के साथ 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के एक समान कानून के अंतर्गत लाया गया था। तथापि 3 प्रेसिडेंसी नगरों में लोक ऋण कार्यालयों तथा सरकार की जमा राशियों के एक भाग की अभिरक्षा का कार्य बैंकों के पास होने के बावजूद सरकार का मालिकाना संबंध समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 3 आरक्षित कोषों के सृजन का प्रावधान किया गया, जहां प्रेसिडेंसी बैंकों को केवल उनके प्रधान कार्यालयों में रखने के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक की जमा राशि रखी गई है। सरकार इन आरक्षित कोषों से प्रेसिडेंसी बैंकों को ऋण दे सकती थी, परंतु ये बैंक उसे अधिकार के बजाय अनुग्रह के रूप में देखते थे। प्रेसिडेंसी बैंक के सामान्य नियंत्रण के बाहर आरक्षित कोषों में अतिरिक्त जमा राशि को रखने के सरकार के निर्णय तथा उन पर नए स्थानों जहां शाखाएं खोली जाती थी सरकार की न्यूनतम जमा राशियों की गारंटी न देने के उससे जुड़े निर्णय ने वर्ष 1876 के बाद
नई शाखाओं की वृद्धि काफ़ी बाधित हुई। पिछले दशक में हुए विस्तार की गति बहुत धीमी पड़ के जाने के बावजूद बैंक ऑफ मद्रास के निरंतर मामले वृद्धि होती रही, क्योंकि इस बैंक को मुख्यतः प्रेसिडेंसी के बंदरगाह में लगे कई शहरों एवं देश के भीतरी केंद्रों के बीच होने वाले व्यापार से ही लाभ होता था। इसके साथ ही अगर बात करें तो भारत का रेल नेटवर्क देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित होने के कारण 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में यहाँ पर तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। मद्रास, पंजाब तथा सिंध में नए सिंचाई नेटवर्क के कारण निर्वाह फसलों को नकदी फसल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। इन नकदी फसलों में से कुछ हिस्से को विदेशी बाजारों को भेजा जाने लगा। चाय तथा कॉफी के बागानों के कारण पूरी तरह से बड़े क्षेत्र असम और नीलगिरी के पर्वत उत्कृष्ट स्थावर कृषि क्षेत्र के रूप में रूपांतरित हो गया। इन सभी के परिणाम स्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 6 गुना विस्तार हुआ। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक उप महाद्वीप के प्रत्येक व्यापार, विनिर्माण तथा उत्खनन की गतिविधि के वित्त पोषण में व्यवहारिक रूप से सम्मिलित हो जाने के कारण ये बैंक वाणिज्यीकरण की इस प्रक्रिया के लाभार्थी एवं प्रवर्तक दोनों रहे। बंगाल एवं बम्बई के बैंक बड़े आधुनिक विनिर्माण उद्योग के वित्त पोषण में लगे थे, जबकि बैंक ऑफ मद्रास लघु उद्योगों का वित्त पोषण करने लगा, जैसे अन्यत्र कहीं भी होता है नहीं था। परंतु इन तीनों बैंकों को विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी व्यवसाय में अलग रखा। सरकारी जमा राशियों को रखने वाले इन बैंकों के लिए ऐसा व्यवसाय जोखिम माना गया, साथ ही यह भय भी महसूस किया गया। सरकारी संरक्षण प्राप्त इन बैंकों से उस समय भारत में आए विनिमय बैंकों के लिए एक अनुचित प्रतिस्पर्धा उन्नत होती। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का गठन होने तक इन बैंकों को इस व्यवसाय के रूप में अलग रखा गया। बंगाल, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी बैंकों को उनकी 70 शाखाओं के साथ वर्ष 1921 में बिलियन कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को एक संयुक्त संस्था के रूप में रूपांतरित किया गया तथा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के बीच एक विशाल बैंक तथा पुनर्भाव हुआ। इस समय बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों, बैंकरों के बैंक एवं सरकार के बैंक की तिहरी भूमिका निभाना स्वीकार किया गया। परंतु इस गठन के पीछे भारतीय स्टेट बैंक की आवश्यकता पर वर्षों पहले किया गया विचार विमर्श शामिल था। अंत में एक मिलीजुली संस्था उभर कर सामने आई जो वाणिज्यिक बैंक एवं अर्ध केंद्रीय बैंक के कार्य निष्पादन करती थी। वर्ष 1935 में भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के साथ इंपीरियल बैंक की अर्ध केंद्रीय बैंक की भूमिका समाप्त हो गई। इंपीरियल बैंक भारत सरकार का बैंक न रहकर ऐसे केंद्रों में जहां केंद्रीय बैंक नहीं है, सरकारी व्यवसाय के निष्पादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एजेंट बन गया। परंतु वह करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिब्बों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अन्य बैंकों को जनता के लिए विप्रेषण सुविधा योजना परिचालित करने का कार्य निरंतर करता रहा। वह बैंकरों का अतिरिक्त नकद अपने पास रखकर तथा प्रतिकृत प्रतिभूति पर उन्हें ऋण देकर उन्हें बैंकों के रूप में भी कार्य करने लगा। ऐसे कई स्थानों पर बैंक समाशोधन गृहों का प्रबंधन भी करता रहा था जहां भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं थे। यह बैंक सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ आयोजित राजकोषीय बिल नीलामी के सबसे बड़े निवादकर्ता भी रहा। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इंपीरियल बैंक को एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसमें व्यवसाय पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध को हटाया गया तथा पहली बार बैंकों को विदेशी मुद्रा व्यवसाय करने तथा निष्पादक एवं न्यासी व्यवसाय करने की अनुमति दी। इंपीरियल बैंक ने अपने अस्तित्व के बाद से 3.5 दशकों के दौरान कार्यालयों, आरक्षित निधियों, जमा राशियों, निवेशों एवं अग्रिमों के रूप में भी बहुत प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। कुछ मामलों में वृद्धि 6 गुना से भी अधिक रही। पूर्ववर्तियों से विरासत में प्राप्त वित्तीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था ने असंदिग्ध रूप से बैंक को एक ठोस और मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इंपीरियल बैंक ने बैंकिंग की जिस गौरवपूर्ण परंपरा का नियमित रूप से पालन किया था तथा अपने परिचालन में जिस प्रकार की उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया, उसे जमाकर्ता में जिस तरह का आत्मविश्वास था, उसकी बराबरी उस समय के किसी भी भारतीय बैंक के लिए संभव नहीं था। इन सब के कारण इंपीरियल बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में अति विशिष्ट स्थिति प्राप्त की तथा देश के आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंपीरियल बैंक का पूंजी आधार आरक्षित सहित
11.85 करोड़ रुपए था। जमा राशियों और अग्रिम क्रमशः 275.14 करोड़ रुपए और 72.94 करोड़ रुपए थे तथा पूरे देश में फैला 172 शाखाओं और 200 उप कार्यालयों का नेटवर्क था। वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था। वे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। अतः सामान्यतः देश की समग्र आर्थिक स्थिति विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की, जिसमें पूर्ववर्ती राज्यों के स्वामित्व एवं राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का प्रस्ताव किया। तदनुसार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक चौथाई से भी अधिक संस्थान सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। बाद में 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अनुषंगी अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववर्ती राज्यों के 8 सहयोगी बैंकों का अनुशंसी के रूप में अधिग्रहण किया। बाद में इन्हें सहयोगी बैंक का नाम दिया गया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का पुनर्भाव सामाजिक उद्देश्यों के नए दायित्व के साथ हुआ। बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिनमें शाखाएं उप कार्यालय इंपीरियल बैंक से विरासत में प्राप्त 3 स्थानीय प्रधान कार्यालय भी थे। जनता की बचत को जमा करना, ऋण के लिए सुपात्र लोगों को ऋण देने की परंपरागत बैंकिंग की जगह प्रयोजन पूर्ण बैंकिंग की नई अवधारणा विकसित हो रही थी, जिसके तहत योजनाबद्ध आर्थिक विकास बढ़ती गई। विविध आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा भारतीय स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में अग्रदूत होना था। उस भारतीय बैंक उद्योग को राष्ट्रीय विकास के रोमांचक मैदान तक लेके भी जाना था। इनके जो सहयोगी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो ये थी आपकी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।